आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। प्रोग्राम में आपको आज बताएंगे कि बात उसातिज़ा की जहां पर होगी जम्मू कश्मीर के अंदर और दिल्ली के अंदर भी इस वक्त उसातिज़ा के आज सबसे बड़े जो प्रोग्राम होने थे वो आज नहीं हो पाए कोविड-19 की वजह से। लेकिन जो भी तकरीबात हुई, मुख्तसर तकरीबात, खासतौर से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए जो आज उसातिज़ा से बात की गई, तो उसमें जम्मू कश्मीर का नाम आज सरे फहरिस्त क्यों रहा। 3 बेहतरीन उस्ताद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दोनों यूनियन टेरिटरीज के थोड़ी देर में हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन करने वाले हैं। तीनों उसातिज़ा से मैं मिलाऊंगा। ये खास प्रोग्राम इसीलिए है क्योंकि बेस्ट टीचर से आज आपको रूबरू करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनका जो खास पैगाम है वो आप तक पहुंचाने की आज इस प्रोग्राम के जरिए कोशिश। इसके अलावा आगे चलकर आपको बताएंगे कि आज का एक और खराब दिन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए, जहां पर आज एक के बाद एक अवार्ड टीचर्स के नाम गया, तो दूसरी तरफ कोविड-19 ने एक बार फिर लोगों की कमर तोड़कर रख दी। इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस पिछले 5 महीनों के दौरान यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर सामने आए और मरने वालों की तादाद भी 800 के करीब पहुंच गई है। पंजाब में हाई अलर्ट क्यों कर दिया गया है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर तक फौज, पुलिस, सीआरपीएफ और बीएसएफ को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। डीजीपी पंजाब की तरफ से डीजीपी जम्मू कश्मीर को क्यों खत लिखा गया है, इस पर आपको बड़ी खबर बताएंगे। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस वक्त सूरत हाल खराब इतनी है कि एक तरफ ऑपरेशन चल रहा है तो दूसरी तरफ थोड़ी देर पहले जहां पर एनकाउंटर खत्म हुआ है, इतलात के मौसूल हुई हैं, जहां पर एक फौज के जवान की जान चली गई तो दूसरी तरफ 2 दरअंदाजों को भी मार गिराया गया। और आगे चलकर आपको बताएंगे कि आज वज़ीर आज़म सदर हिंद की तरफ से उसातिज़ा के दिन पर उसातिज़ा की किस तरीके से तारीफ की गई, उनके कामकाज को सराहा गया। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी आज एक बड़ा ऐलान कर दिया, उसातिज़ा के लिए एक खुशखबरी सुना दी। अगले 1 साल के दौरान इस पर पेशरफ्त होगी। जम्मू कश्मीर इंतजामिया का एक और बड़ा ऐलान, आज ही जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों के अंदर तामीर और तरक्की की जो नई लहर की बात बार बार की जा रही है सरकार की तरफ से, जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से, उसमें एक कदम और इंतजामिया आगे जाना चाह रही है। इस सब पर बात करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ मसाइल हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड-19 के बाद क्या तिजारती सरगर्मियां पूरी तरीके से चल पाएंगी, इसे लेकर एक खत श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो लिखा गया है वो किसकी तरफ से, उस पर तफसीलात आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात उसातिज़ा की, क्योंकि आलमी यौम उस्ताद के मौके पर आज मुल्क भर में उस्ताद इकराम को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ या हुकूक के लिए और उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए जो लोग काम करते हैं, इन हालात में भी अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उन्हें आज याद किया गया। यूनेस्को के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम उसातिज़ा 1994 में सबसे पहली बार मनाया गया और हर साल बाकायदगी से मनाया जाता है। आलमी टीचर्स डे इस आलीशान, या अगर इस वक्त मौजूदा हालात में देखें, बड़ी तकरीब जहां पर होती थी वो नहीं हो पाई, लेकिन उस आलीशान इजहार की नुमाइंदगी करता है जो कि तालीम के मैदान में तरक्की के लिए उसातिज़ा इकराम खिदमात अंजाम देते हैं। इस दिन का मनाने का मकसद ये भी है कि उसातिज़ा को तालीमी शोबों में मुतहरिक करने में मदद फराहम की जाए और उस अमर को यकीनी बनाया जाए कि उसातिज़ा मुस्तकबिल के मेमारों की तालीमी ज़रूरियात को जारी रख सके। वालिदैन के बाद उस्ताद ही बच्चों की तरबियत में अहम किरदार अदा करता है। यही वजह है कि उस्ताद को रूहानी वालिदैन का दर्जा दिया गया है और उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता इंसानी ज़िंदगी का सुतून है। वो सुतून जो ज़िंदगी को रंगों से भर देता है, रंगीन ज़िंदगी बनाता है। एक अच्छा उस्ताद तालिब इल्म को इखलाक व एतमाद की बुलंदियों तक ले जाता है। वो शागिर्द की नफ्सियात और किरदार को इखलाक व अमल की पाबंदियों तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा करने वाला एक शख्स होता है। इस दिन की मुनासबत से मुल्क भर में महकमा तालीम के अलावा शोबा तालीम में काम करने वाली तंजीमों के ज़ेर एहतमाम सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं, मकालमे होते हैं, खुसूसी वॉक्स का इनेकाद होता है। लेकिन आलमी वबा ने इस तरह के प्रोग्रामों की इस बार इजाज़त नहीं दी और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आज एक बड़ी तकरीब दिल्ली और जम्मू कश्मीर के अंदर भी हुई। ख़ासतौर से जो उसातिज़ा हैं उनकी मेहनत और काविशों को याद करते हुए इस सिलसिले में उसातिज़ा को तोहफ़े भी दिए जाते थे, जिसका मकसद उसातिज़ा की खिदमत या उनकी खिदमात को सलाम और मुल्क व कौम के लिए नई तालीम याफ्ता नस्ल पैदा करने पर उन्हें खराज तहसीन पेश करना होता है। ये मकसद होता है इस दिन का और इस दिन उनकी हौसला अफजाई भी की जाती है। और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई आज की मीटिंग में भी उधमपुर के सुनील कुमार, श्रीनगर की रूही सुल्ताना और लेह लद्दाख के सोनम ग्यातलस को बेहतरीन उस्ताद के अवार्ड से नवाजा गया। और तकरीब में सदर हिंद रामनाथ कोविंद के अलावा वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल भी मौजूद रहे, जिनने उसातिज़ा के लिए आज इजहार तशक्कुर किया, उनकी तारीफ की, उनकी हौसला अफजाई की और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बात जब उसातिज़ा की हो रही है तो आपको 3 उन
टीचर से आपको मिलाएंगे जो जम्मू कश्मीर के 3, आप टीवी स्क्रीन पर भी इस वक्त अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक झलक इन तीनों टीचर्स की आपको बताएंगे। लद्दाख से भी, श्रीनगर से भी और जम्मू सूबे की जब बात करते हैं तो उधमपुर से भी उस टीचर की बात आपको सुनाएंगे जो बेस्ट टीचर का अवार्ड आज जीतने में कामयाब रहा है। श्रीनगर भी आपको लिए चलेंगे, इसके अलावा लद्दाख भी, लेकिन एक झलक आपको दिखाते हैं तीनों टीचर्स की तरफ से जो अब तक उनकी खिदमत रही है महकमा तालीम के लिए। जम्मू कश्मीर जिला श्रीनगर के गुलाब बाग में स्थित BMS काशीपुर तैल स्कूल की अध्यापिका रूही सुल्ताना ने अपने रचनात्मक और अभिनव सोच से चुनौतीपूर्ण समय में भी स्कूली शिक्षा को बाधित नहीं होने दिया। रूही सुल्ताना के चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी शिक्षण जारी रखने के जज्बे को सलाम करते हुए भारत सरकार उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करता है। लेह लद्दाख के खारू में स्थित मिडिल स्कूल तकनक शक्ति के अध्यापक श्री सोनम ग्याल्सन ने बतौर मुख्य शिक्षक अपने स्कूल के बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक मानकों को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की है। समुदाय से स्कूल के सुधार के लिए वित्तीय और अन्य संसाधन जुटाने की बात हो या जनप्रतिनिधियों और स्थानीय प्रशासन की मदद से श्री सोनम ग्याल्सन को उनकी कोशिशों और सफलताओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर स्थित गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जाखड़ के शिक्षक श्री सुनील कुमार ने अपने उच्च प्राथमिक विद्यालय के बुनियादी ढांचे और शिक्षा परिणामों को सुधारने के लिए लगातार कड़ी मेहनत की है। श्री सुनील कुमार के जज्बे को सलाम करते हुए भारत सरकार उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करता है। चलिए, बेस्ट टीचर्स की बात हो रही है जम्मू कश्मीर। सबसे पहले जब बात हो रही है तो आपको श्रीनगर लिए चलते हैं, जहां पर रूही सुल्ताना जिनको बेस्ट टीचर अवार्ड से आज सरफराज हुई हैं। और आज जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर खवातीन की बात हो रही थी, तो जो 18 के करीब खवातीन थी या 1 दर्जन से ज्यादा जिन खवातीन को आज बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। उनमें रूही सुल्ताना का नाम था, वाहिद खातून थी जो जम्मू कश्मीर से अवार्ड जीतने में इस बार कामयाब रही। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे है रूही सुल्ताना जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम अब तक में जुड़ने के लिए और बहुत बहुत मुबारकबाद गुलिस्तान और JK 24/7 की पूरी टीम की तरफ से। सबसे पहले क्या वजह थी या क्या फॉर्मूला आपकी तरफ से अपनाया गया? आज रूही सुल्ताना का नाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर जोरों शोरों से लिया जा रहा, तमाम रियासतों के अंदर, या अगर इंटरनेट पर इस वक्त में देखूं तो सबसे ज्यादा जो तस्वीर वायरल हो रही है उनमें आपकी एक तस्वीर भी है और जम्मू कश्मीर की खवातीन को सलाम पेश किया जा रहा है जिनमें सर फहरिस्त आपका नाम है। क्या फॉर्मूला था जो आपने ग्राउंड जीरो पे अपने स्कूल में अपनाया, जो आज हिंदुस्तान के अंदर आपको सिर्फ एक पल के लिए ही देखें तो आज रूही सुल्ताना का नाम सबसे ऊपर है? सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और जो व्यूअर्स हैं हमारे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ये जो हमें देख रहे हैं। एक्चुअली मेरा जो काम था वो इनोवेटिव काम था, लो कॉस्ट नो कॉस्ट बनाने का। लो कॉस्ट से हम बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि चूंकि जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई के लिए हाईटेक आलात जो हैं वो दस्तयाब नहीं होते, इसलिए मैंने इब्तिदा से ही कोशिश की कि ऐसा तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए जिससे पैसा खर्च किए बगैर ही बच्चे हंसी खुशी दिलचस्पी के साथ पढ़ें। उसी कॉन्सेप्ट को लो कॉस्ट नो कॉस्ट कहते हैं। इसके तहत उन चीजों से TLM तैयार किया जाता है जिसे आमतौर पर हम रद्दी की टोकरी की नजर करते हैं, जैसे भूसा हो, प्लास्टिक की बोतल्स हों, शैम्पू की बोतल्स हों, लकड़ी का बुरादा हो, चाय का बाकियात हो, अखबारात में से शक्लें काट काट कर उनको दिखाना, उस पर बहस करना, टेट्रा पैक हो, बटर चिपलेट्स हों। मैंने जो कोल्ड ड्रिंक होता है ना, कोल्ड ड्रिंक के जो टिन है उनका इस्तेमाल किया है। मैंने पुरानी स्वेटर्स को छोटी छोटी किताबों की सूरत दी है, फ्रूट बुकलेट्स बनाई हैं, वेजिटेबल बुकलेट्स बनाई हैं। मैंने कुछ फोम के बोर्ड्स बनाए हैं, एक का नाम दिया है मैंने ट्रेसिंग बोर्ड, दूसरे का नाम दिया है मैंने बेस बोर्ड। मैंने बच्चों की लेवल का एक बोर्ड तैयार किया हुआ है, उसमें एट अ टाइम 4-5 बच्चे बिजी रहते हैं एक साइड में। ऐसे ही इंग्लिश के लिए भी, उर्दू के लिए भी, मैथ्स के लिए भी
मैंने मात्राएं, ये जो निशानियां अलग अलग से बनाई हैं ताकि बच्चे बड़ी आसानी के साथ उनको इस्तेमाल में लाएं। मैंने कॉटन का यूज किया हुआ है क्योंकि बच्चे जो सीखते हैं वो एक्टिविटीज से ही सीखते हैं और जितना उनको एग्जाम्पल से वाजा किया जाए वो सीखते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और जब हम बच्चों की बात करते हैं, निसाबी किताबों की बात करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, वो एक रास्ता है, उसके अंदर जाकर आप उन्हें अच्छी मिसालों से सिखा सकते हैं। बच्चों को आर्ट से सिखाया जाए वो बहुत ही फ्रूटफुल रहता है, उसके बहुत से रिजल्ट, मतलब अच्छे रिजल्ट आते हैं क्योंकि वो खुद इन्वॉल्व होते हैं, हर किसी काम में दिलचस्पी लेते हैं बच्चे। तो रूही जी, कितनी इम्प्रूवमेंट आपको लगी जो आप फिजिकली काम करते थे बच्चों के साथ, जो आप कह रही हैं पिक्चर्स के या फिर प्लास्टिक्स के जरिए अखबारों से या बुक्स की जो कटिंग थी वो उन तक पहुंचाते थे, या उसके अलावा जो बुक का मटेरियल होता है, कई बच्चे बुक वॉर्म तक बन जाते हैं, उसमें कितना फर्क लगा और क्या उसके नताइज किताबों से बेहतर थे जो आपने प्रैक्टिकली करके दिखाया? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों के लिए प्रैक्टिकली काम करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि उसी की वजह से कहते हैं ना लर्निंग बाय डूइंग या सीइंग इज बिलीविंग, प्रैक्टिकली उनको करवाना। जब हम पढ़ने पढ़ाने की बात करते हैं, मेरे पढ़ाने का ढंग ही कुछ मुख्तलिफ है, कुछ डिफरेंट है। मैं ABC नहीं पढ़ाती बल्कि खेल खेल में उन्हें सिखाती हूँ। मसलन 9 डॉट गेम उनको सिखाना, तोतों की बोली नहीं सिखाती मैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ कि कैसे आप लेटर्स को, कैसे हरूफ को जोड़ जोड़ कर लिखा जाता है। बहुत मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मगर लेकिन बच्चों को पता ही नहीं होता है, उन्होंने सीखा होता है। जी, एक चीज रूही जी आपसे और भी जानना चाहूंगा, एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज्यादा लोग जाते हैं या इस वक्त तरजीह गवर्नमेंट स्कूलों के ऊपर प्राइवेट स्कूलों को देते हैं, किस हद तक ये सही है? पेरेंट्स को क्या कहेंगे, उन वालिदैन को जो अपने बच्चों को इस वक्त जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजा जाए, वहां पर फैसिलिटीज बेहतर हैं, वहां पर पढ़ाई बेहतर है और पढ़ाई में ज्यादा वक्त उसका गुजरता है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल्स, उन लोगों के लिए एक मैसेज? देखिए, मेरी मैसेज जो है वालिदैन के लिए कि वो सरकारी स्कूलों के तई अपना एतमाद बढ़ाएं। जी, उन्हीं स्कूलों से अजीम शख्सियत सामने आई हैं। हमने भी, यानी मैंने भी गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई की है। आप हमारे साथ ताउन करें, मतलब मैं वालिदैन से कह रही हूँ, और स्कूलों को थोड़ा अकाउंटेबल बनाएं। दिन भर बच्चा स्कूल में क्या करता है उनसे पूछा करें, जब भी टीचर बुलाएं जरूर जाया करें। बाकी महकमे के अफसरान और दीगर अमला तालीमी मयार में बेहतरी लाने के लिए जी तोड़ कोशिशें कर रहा है। ये कोशिशें तभी बारावर साबित हो सकती हैं जब पूरा समाज अपना रोल अदा करेगा। एक आखिरी चीज आपसे जानना चाहूंगा, गवर्नमेंट स्कूलों की जो परफॉर्मेंस रही है उस पर जरूर सवाल उठते रहे, लेकिन जो आपने तरीका अपनाया है जिससे आप खुद भी गई हैं, जाहिर सी बात है बच्चों को बेहतर परफॉर्मेंस आपने कराई, उसके बिना पर आपको भी अवार्ड मिला, क्या ये तरीका सभी सरकारी स्कूलों के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, वहां पर इसको आजमाया जा सकता है, जिस पर यह कहा जाए कि कम से कम जो एक तरफ एग्जाम रिजल्ट्स जो ऑन पेपर हम लिखते हैं और रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क भी कराया जाए और बच्चे कम से कम जो फिजिकल इंटेंशन है वो भी बेहतर हो पाए, बुक वॉर्म से हटकर बच्चों को इस तरफ ले जाया जाए? बिल्कुल, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, मैं तोतों की जो बोली है वो मैं नहीं सिखाती बच्चों को। जी, जितना बच्चा इन्वॉल्व हो सके काम में, प्रैक्टिकली, खेल में, कूद में, हर किसी में, वो बहुत अच्छा बच्चा बनेगा आपका। क्योंकि जो निचली सतह पे हम उन चीजों को देखते हैं जैसे फिजिकल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, मतलब इन चीजों की तरफ ध्यान देना है। बहुत बहुत शुक्रिया रूही सुल्ताना जी, श्रीनगर से आप हमारे साथ रही। हमारे साथ इस वक्त सोनम गिल्स्टान साहब भी हैं, रूही सुल्ताना अभी हमारे साथ थे, सुनील कुमार साहब भी इस वक्त हैं उधमपुर से। पहले मैं लद्दाख आपको लिए चलता हूं। सोनम जी, बहुत बहुत मुबारक सबसे पहले आपको, बेस्ट टीचर अवार्ड आपको भी मिला है जम्मू कश्मीर से। किस तरह का लम्हा था वो जब आपके लिए अनाउंस हुआ और आज जब आप अवार्ड विनर हैं, अवार्डी हैं, और आज के दिन का जो आपका एक्सपीरियंस अभी तक रहा है, मैं चाहूंगा आप फटाफट से हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें, और क्या ऐसी खास बात थी जो आपको आज दिल्ली के अंदर भी आपके नाम के चर्चे हैं और आपको बेस्ट टीचर अवार्ड की तरफ ले गई है? थैंक यू सर जी। जी, आज टीचर्स डे पे मेरे को अवार्ड दिया गया, तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरे कुछ काम को, इनोवेशन को, एक्सपेरिमेंट को थोड़ा इसको पहचान के फिर उसको फिर बहुत आइडेंटिफाई करके उसको मतलब
नाम दे के फिर मेरे को पहचान गया। तो मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ। तो बाकी मुझे लगता है कि इसमें मैं अकेला कुछ नहीं, पर मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा। इसमें मेरे जितने भी टीचर्स हैं साथ में और जितने भी पेरेंट्स, स्टूडेंट, सबका सहयोग बिल्कुल। आपका मानना है कि कलेक्टिव एफर्ट, लेकिन अभी तक जो काम था वो आपने सिंगल हैंडली किया, जिसकी वजह से आज आपको अवार्ड मिला है। क्या फॉर्मूला था एग्जैक्ट बताइएगा कि वो कौन सी चीज़ थी जिसने जो आपने आजमाई क्लास के अंदर, जिसको इम्प्लीमेंट किया और बच्चे ज़्यादा आकर्षित हुए, आपकी तरफ चले आए और उस चीज़ ने आपको इस वक्त नेशनल वाइड आज जो सोनम साहब का नाम हम देख रहे हैं वो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में, वो चीज़ क्या थी जिसने बच्चों को खींचा इसकी तरफ और उसके बाद आप सरकार की नज़रों में आए और आज आप अवार्ड तक जा पहुंचे? जी हाँ सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस स्कूल में मेरा पोस्टिंग हुआ था उस स्कूल में कुछ बच्चे थे ही नहीं सर पहले शुरू में। तो 3-4 ही बच्चे थे। तो 3-4 बच्चों को लेके मैं बहुत मुश्किल था, मतलब स्कूल चलाना कैसे चलाऊंगे। तो सबसे पहले क्या किया, मैंने अपनी बेटी को प्राइवेट स्कूल में डाला हुआ था, उसको निकाल के मैंने इसी स्कूल में डाल दिया जी। तो विद इन द विलेज तक पब्लिक मेरे को फॉलो करने लगा। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, तो सब मिल के फिर इसी स्कूल में बच्चों को इनरोल किया। तो एकदम बच्चों का मतलब स्कूल का इनरोलमेंट 2-3-4 साल में 4 से लेके लगभग 104 तक हो गया जी। तो ये वो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि एकदम कामयाबी मिल गया था। तो साथ साथ में मैंने स्कूल में कुछ इनोवेशन लाए थे। सब्जेक्ट बेस्ड हमने क्लासरूम बनाया कि बच्चों के लिए। तो कैंपस को हमने थोड़ा ब्यूटीफाई किया। तो यूनिफॉर्म को हमने गवर्नमेंट स्कूल के यूनिफॉर्म को हमने थोड़ा सा हल्का सा हमने मॉडिफाई करके ब्यूटीफाई किया। तो मिड डे मील के सोनम साहब कितना ये चैलेंजिंग था सब, क्योंकि कई बार क्लाइमेटिक कंडीशंस भी लद्दाख के अंदर साथ नहीं देती हैं? बहुत मुश्किल है क्योंकि सर्दियों में हमें यहाँ पे बहुत, आपको पता है कि लद्दाख में टेम्परेचर में गोज डाउन टू -30 कभी सर्दियों में। तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा, लेकिन पेरेंट्स का मेरे सहयोग बहुत भरपूर रहा। इसकी वजह से ये सब मतलब इम्पॉसिबल को पॉसिबल हमने बना दिया जी। बहुत शुक्रिया सोनम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए बहुत बहुत मुबारक आपको। हमारे साथ सुनील कुमार साहब भी हैं, अवार्डी हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं सुनील जी आपको। उधमपुर से आप हैं। अच्छी चीज़ ये है कि सरकारी स्कूलों के नाम सबसे ऊपर रहे और आज सरकार ने उनकी परफॉर्मेंस को रेट भी किया है। सुनील जी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या कहेंगे आज के दिन के, क्योंकि पिछली बार बात हुई थी जब आपका नाम सामने आया था, आज अवार्ड लिया, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ शेयर करने का मौका मिला है, तो कैसा ये लम्हा था और इससे क्या लेसन मिलने वाला है, खासतौर से उन एरियाज के अंदर जहां पर आप इस वक्त ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं और उस परफॉर्मेंस के बेस पर आज आप बेस्ट टीचर अवार्ड जीतने में कामयाब रहे? जी सर, आई एम रियली वेरी हैप्पी for getting this award. I am very thankful to Government of India, my department and our district administration who have appreciated my efforts and because of which I am honored with this prestigious national award. और जहाँ तक बात है सर, जहाँ पे मैं अभी सर्विस कर रहा हूँ, जब मैंने स्कूल को ज्वाइन किया था तो मैं हमेशा एक थीम को लेके चला हूँ, माई स्कूल माई होम, माई स्टूडेंट्स माई चिल्ड्रन, बिकॉज इन माई व्यू we can't develop a true spirit of teaching until we don't consider our school as our home and our students as our children. Because when we love something, when we have affection with something, we take care for that thing. It is a fact. It is a human nature. Exactly. So what was the idea, सुनील जी, जब आप जो कह रहे हैं माई होम माई स्कूल का आपने फॉर्मूला अपनाया था, आइडिया एक्चुअल उसमें क्या था? क्या इन्वायरमेंटल बेस्ड था या जो स्टडी मटेरियल आमतौर पर हम बुक्स में देखते हैं, कॉपीज में देखते हैं, टेक्स्ट बुक्स में ज्यादा पढ़ने को मिलता है, वही चीज आपने डेवलप करने की कोशिश की माई स्कूल माई होम वाले इस सर्कल के अंदर और फॉर्मूला बनाया और उसके बाद आप इस मकाम तक पहुंचे? जी, क्योंकि मेरी जो अपनी इंटायर एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, तो मैंने अपने टाइम में जो भी कुछ जो कमी पेशियां ऑब्जर्व की हैं अपने टाइम में, ऐसे तो कमी पेशी नहीं है, हमारे टीचर बहुत अच्छे थे, उन्हीं के बदौलत मैं एक टीचर बना और आज मुझे नेशनल अवार्ड दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी आपको पता है कहीं ना कहीं हमारे घर में भी कमियां होती हैं, तो कहीं ना कहीं हम हर फील्ड में परफेक्ट नहीं होते हैं। तो जैसे हमारे गवर्नमेंट स्कूल में कुछ थोड़ी बहुत जो कमियां थी, मैंने उन कमियों को हटाने की, कम करने की कोशिश की है। हमारे स्कूलों में जो जितने भी बच्चे आ रहे हैं, most of them 99% of my students belong to below poverty line. तो मैंने वो चीज देखते हुए अपने स्कूल को अपने JKUT में इसको एक मॉडल स्कूल बनाने की कोशिश की है। तो यही कारण था कि मैंने स्कूल को अपना स्कूल लेके चला, अपने स्कूल के बच्चों को मैं
अपने बच्चे लेके चला, क्योंकि जो हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं उनके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत इग्नोरेंट होते हैं। उनको अभी जो एजुकेशन का मतलब क्या इसके मायने हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, वो इस चीज को नहीं जानते हैं। वो बच्चों को स्कूल में भेजना प्रेफर नहीं करते हैं। तो मैंने इनके जो पेरेंट्स हैं उनको अवेयर करने की कोशिश की है। मैंने इन बच्चों को एक पेरेंटल केयर देने की कोशिश की है। लेकिन उन पेरेंट्स को क्या कहेंगे? दो शब्द उनके लिए भी जो सरकारी स्कूलों से अभी भी भागते हैं, ये कहकर के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, पढ़ाई नहीं। जी 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 तो ऐसे पेरेंट्स को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि वो टाइम अभी नहीं रहा है। गवर्नमेंट स्कूल जो है अभी दे आर एट पार विद प्राइवेट वन। हम अच्छा अब आज के टाइम में अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो तो मैं 100% तो नहीं कहूंगा, बट मैं ये कह सकता हूँ कि मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल हैव प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एट द प्रेजेंट टाइम बिकॉज ऑफ द वेरियस स्कीम्स सच एज SSA, समग्रा एटसेट्रा, जिसके कारण स्कूल में हम एनुअली एक जो डाइस फॉर्मेट भरते हैं, डाइस का जो यू डाइस का फॉर्म भरते हैं, उसमें स्कूल की रिक्वायरमेंट को एनुअली देखा जाता है और जहां जहां डेफिशिएंसी होती हैं उनको गवर्नमेंट पूरा करने की कोशिश कर रही है। आज आप देखोगे मोस्ट ऑफ स्कूल जो हैं उनमें देयर आर सेपरेट टॉयलेट्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, even for staff members. There is a legal electricity connection, there is a water connection, and there are good rooms with efficient infrastructure, efficient light and ventilated rooms are there. और जहाँ तक मेरे पढ़ाने की बात है, मेरे एक्सपीरियंस में जहाँ भी बच्चों को मैंने डिफिकल्टीज देखी हैं पढ़ाई में, उन डिफिकल्टीज को मैंने खास करके मैथ और इंग्लिश में उनको मैंने स्कूल की दीवारों में पेंटिंग की हुई है। बहुत शुक्रिया सुनील कुमार जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत मुबारक रूही सुल्ताना आपको भी, सोनम गैल्स्टान आपको भी, और सुनील कुमार, ये तीन वो नाम हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। तीनों को बेस्ट टीचर अवार्ड मिला है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी आज की तकरीब में रहे, ऑनलाइन ये तकरीब हुई, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई, और दूसरी तरफ आज एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल साहब भी उस वक्त मौजूद थे जब इन सभी के कामकाज को सराहा जा रहा था और इन्हें वर्चुअली आज अनाउंस किया गया, अवार्ड दिए गए। बड़ी बात यह कि तीनों जो उसातिज़ा हैं उन्होंने सरकारी सतह पर या सरकारी स्कूलों के अंदर जो तालीम के बुनियादी ढांचे को एक तरफ और बच्चों की जो डेवलपमेंट थी, जो उनकी ख़ासतौर से उन बच्चों की जो पहली जमात से 8वीं जमात थे, उन पर ज़्यादा फोकस किया। और उसका नतीजा आज ये हुआ कि बच्चे तो बेहतर परफॉर्मेंस तो कर ही रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ आज खुद इन उसातिज़ा को आज एजाज़ से नवाजा गया। बढ़ते हैं आगे, बात आपको बताएंगे कि आज के दिन पर क्या कुछ कहा गया है, कुछ अहम शख्सियात की तरफ से, सदर की तरफ से क्या गया। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब के अंदर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंजाब के अंदर बड़ी खबर इस वक्त, जहां पर हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर तक इस वक्त अलर्ट है, क्योंकि बताया जा रहा है जहां पर मुसल्लह अफराद की तरफ से पंजाब में एक शख्स पर गोली चलाई गई, उनकी गाड़ी लेकर फरार हो गए। मुसल्लह अफराद ने एक शख्स को जख्मी कर दिया गोली मारकर और उसके बाद यहां से फरार हो गए, जम्मू कश्मीर की तरफ भागे हैं। इसके बीच बताया जा रहा है कि ड्राइवर को 3 गोलियां लगी हैं, जो अभी तक हमारे पास इनिशियल रिपोर्ट पहुंची है। और डीजीपी पंजाब की तरफ से डीजीपी जम्मू कश्मीर को एक तहरीरी खत रवाना किया गया है, जिसमें उनको ये कहा गया कि तमाम नाकों के ऊपर अलर्ट जारी कर दिया जाए। चीफ मिनिस्टर पंजाब, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर भी अलर्ट, जम्मू कश्मीर तक, उन हिस्सों तक खासतौर से जिन इलाकों के अंदर बताया जा रहा है कि नाके क्रॉस करके ये मुसल्लह अफराद आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। चलिए, हमारे सीनियर साथी नवदीप छाबड़ा जी इस वक्त हमारे साथ पंजाब से बराह रास्त है। नवदीप जी, क्या कुछ डिटेल्स हैं, एक्चुअल क्या मामला है और अब क्या कुछ हालात बन रहे हैं, और पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया? देखिए आसिफ, बिल्कुल एक बड़ा मामला है, क्योंकि कल का ये पूरा वाकया है पंजाब के जो पठानकोट के दीनानगर का इलाका है, तो बॉर्डर के ऊपर ये पूरा वाकया सामने है। 3 लोगों की तरफ से ये फायरिंग की गई है और उसके बाद एक वर्ना कार जो लेकर वो फरार हुए हैं, और इसको लेकर पंजाब के साथ साथ जम्मू कश्मीर और हिमाचल के अंदर भी कहीं ना कहीं जो है कड़ी नाकेबंदी, चेकिंग और अलर्ट जो है वो जारी किया गया, क्योंकि ये तमाम ऐसी घटनाएं, क्योंकि आपको याद होगा कि जब पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ था, उसके बाद जब दीनानगर थाने पर हमला हुआ था, ये दोनों हमले ऐसे वक्त में सामने आए थे जब उससे पहले एक कार को या एक गाड़ी को वहां पर लूटा गया था। बिल्कुल इसी तरीके का इंसिडेंट पठानकोट के अंदर सामने आया है, जो एक वहां पर 3 जो लोगों की तरफ से फायरिंग करने के बाद वो गाड़ी लेकर फरार हुए। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि क्योंकि अभी तक उन लुटेरे का पता नहीं चल पाया कि आखिरकार वो स्थानीय थे, कौन थे, क्योंकि आपको याद होगा आसिफ, क्योंकि
22 तारीख को तरन तारण सीमा पर 5 घुसपैठियों को बीएसएफ ने मार गिराया था और उनके जो लिंक थे वो कहीं ना कहीं पंजाब के अलग अलग लोगों से जुड़े हुए थे। और उस मामले में भी पंजाब जो पुलिस है, तरन तारण की पुलिस अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनका संबंध कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बैठे लोगों के साथ था। और वो न केवल हथियारों की स्मगलिंग में जुड़े थे, बल्कि नशीले पदार्थों की स्मगलिंग में वो तमाम जो लोग थे वो जुड़े हुए थे। और इस पूरे मामले की पुलिस जो है जांच कर रही है, क्योंकि जो 4 लोग हैं वो तरनतारण डिस्ट्रिक्ट से ही गिरफ्तार किए गए। लेकिन अब इस तरीके से गाड़ी का इस तरीके से वहां पर जो चुरा कर ले जाना, हथियार के बल पर गाड़ी छीनना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी घटना जरूर है पंजाब के अंदर। और अब पंजाब के मुख्यमंत्री ने, जैसे आप कहा, कि पत्र लिखा है जम्मू कश्मीर के डीजीपी को, और साथ ही हिमाचल प्रदेश के डीजीपी को पत्र लिखा है कि तमाम राज्यों के अंदर जितनी भी एंट्री पॉइंट है वहां पर कड़ी तरीके से चेकिंग की जाए और जो तलाशी अभियान है वो तेज किया जाए, ताकि ये लोग जो है कहीं बचपन में नहीं निकल पाए। क्योंकि सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर ये लोग कहीं ना कहीं, अगर इनका लिंक जो है आतंकी संगठनों के साथ है या उसके साथ ये जुड़े हुए हैं, तो एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में से नवदीप जी ये भी बताइए, क्या इंटरनेशनल बॉर्डर पर घुसपैठ की भी किसी तरह की कोशिश पिछले दिनों के अंदर हुई है? क्योंकि 5 लोगों को जब मार गिराया गया था तो ये कहा गया था कि एक्टिविटीज काफी ज्यादा बढ़ी है इंटरनेशनल बॉर्डर पर, तो क्या उस मामले से इसको जोड़कर देखा जा रहा है सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से? देखिए, सिर्फ अगर बात करें 22 अगस्त को जो तरन तारण का बॉर्डर था, वहां पर 5 घुसपैठिए मारे गए थे। आमतौर पर घुसपैठ का प्रयास कहीं ना कहीं बॉर्डर पर होता है, लेकिन वो हेरोइन या बाकी जो नशीले पदार्थों की स्मगलिंग के लिए होता है। लेकिन पहली बार ऐसा था कि उन लोगों से हथियार भी बरामद किए गए थे। लेकिन बीएसएफ और पुलिस ने जब संयुक्त रूप से इस पूरे मामले को, इसकी जांच की, तो ये साफ तौर पर पता चला कि ये लोग कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर जो है टेरर, जो एक तरह की आतंकी घटना को अंजाम देना चाहते थे। और उसके बाद उनके जो लिंक थे पंजाब के अंदर, उसको लेकर जांच शुरू की गई। और इसमें मैंने आपको बताया कि 4 लोगों की 4 ऐसे लोग जो ओवरग्राउंड वर्कर, हम कह सकते हैं कि स्थानीय स्तर पर स्लीपर सेल के रूप में जो काम कर रहे थे, उन 4 लोगों को गिरफ्तार जो है वो तरन तारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही किया गया है और उनसे भी हथियार बरामद करने का पुलिस दावा कर रही है। जी, आगे भी इस खबर पे नजर बनाए रखे, वक्त चूंकि काफी कम है और यहाँ छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो टीचर्स डे के हवाले से और बात करेंगे और कुछ बयान आज और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको बताएंगे। एक बड़ा ऐलान की तरफ से किया गया, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक।